नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शाह और आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें इतिहास के अंधेरे कोनों में ले जाएगा, जहां रहस्य और रोमांच हमारा इंतजार कर रहे हैं। इतिहास में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं और इनका हल अब तक नहीं निटाइमसा जा सका है। ये रहस्य हमें बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ऐसी सभ्यताएं भी थीं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इन रहस्यों ने न केवल खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों की कल्पना को चुनौती दी है, बल्कि यह संकेत भी दिए हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं और उनके पास क्या-क्या रहस्यमयी टेक्नोलॉजियां थीं। तो आइए अपने दिमाग को तैयार रखें और जिज्ञासा की लौ जलाए रखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित करते हैं। हमारी पहली मंजिल है अटलांटिस, एक ऐसा नाम जो सदियों से रहस्य और कल्पना का पर्याय रहा है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने लगभग 360 ईसा पूर्व में अटलांटिस का वर्णन एक शक्तिशाली और उन्नत समुद्री सभ्यता के रूप में किया था, जो गलत कामों की वजह से एक ही रात में समुद्र में डूब गई थी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक बहुत बड़ा आइलैंड था जो हरक्यूलिस के स्तंभों से परे स्थित था, जिसे आज हम जिब्राल्टर जल मरुमध्य के रूप में जानते हैं। इस आइलैंड पर एक उन्नत सभ्यता रहती थी, जिनके पास अद्भुत तकनीक और समृद्ध संस्कृति थी। उनके पास शक्तिशाली हथियार, उड़ने वाले जहाज और यहां तक कि ऊर्जा का एक रहस्यमय स्रोत भी था। लेकिन क्या अटलांटिस का अस्तित्व सचमुच था या यह सिर्फ प्लेटो की कल्पना की उपज थी? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस सचमुच में था और आज भी समुद्र की गहराई में कहीं दबा हुआ है। वे इसके प्रमाण के तौर पर समुद्र के नीचे मिली कुछ रहस्यमय इमारतें, प्राचीन मानचित्र और कुछ संस्कृतियों की बाढ़ से जुड़ी कहानियों को पेश करते हैं। दूसरी ओर कई विद्वान इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, जिसका उद्देश्य अच्छी बातें और राजनीति की शिक्षा देना था। उनका तर्क है कि प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी का इस्तेमाल एक आदर्श राज्य के विपरीत एक ऐसे राज्य के उदाहरण के रूप में किया था जो लालच और बुरे कामों के कारण नष्ट हो गया। अटलांटिस का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। क्या यह सचमुच में था? क्या हम कभी इसके अवशेष खोज पाएंगे या यह हमेशा एक रहस्य बना रहेगा? यह तो समय ही बताएगा। हमारा अगला पड़ाव है इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों में स्थित स्टोनहेंज, एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से लोगों को हैरान करता आया है। कल्पना कीजिए, लगभग 5000 साल पहले जब इंसान अभी अभी खेती करना सीख रहा था, तब किसी ने विशाल स्टोन्सों को एक खास क्रम में खड़ा करके यह अद्भुत संरचना बनाई। स्टोनहेंज असल में क्या है? एक मंदिर, एक खगोलीय वेधशाला या शायद एक कब्रिस्तान? वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टोनहेंज का निर्माण कई चरणों में हुआ, जो लगभग 3000 साल तक चला। सबसे पहले लगभग 3000 ईसा पूर्व एक गोल खाई और मेड़ बनाया गया, जिसके अंदर बाद में विशाल स्टोन्सों को खड़ा किया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये विशाल पत्थर, जिनका वजन 50 टन तक है, यहाँ कैसे लाए गए? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हें लकड़ी के लट्ठों और रस्सियों की मदद से घसीटा गया होगा, जबकि कुछ का कहना है कि इन्हें पानी के रास्ते लाया गया होगा। स्टोनहेंज का निर्माण क्यों किया गया, इस बारे में भी कई मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक धार्मिक स्थल था जहां सूर्य और चांद की पूजा की जाती थी। वहीं कुछ का मानना है कि यह एक प्रकार का खगोलीय कैलेंडर था, जिसका इस्तेमाल सूर्य और चांद की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता था। स्टोनहेंज का रहस्य सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता है। यह प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, लेकिन इसके निर्माण का उद्देश्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। पेरू के दक्षिणी किनारे पर फैला हुआ है नाज़का का रेगिस्तान, एक ऐसा स्थान जो रहस्य और अचरज का केंद्र है। यहाँ रेत के विशाल मैदान पर बनी हैं सैकड़ों रहस्यमयी रेखाएं और आकृतियां, जिन्हें नाज़का रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं और आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर पहचानना लगभग नामुमकिन है। हालांकि हवाई जहाज से देखने पर यह साफ दिखाई देती हैं। नाज़का रेखाएं अलग अलग आकार और प्रकार की हैं। कुछ रेखाएं तो मीलों तक सीधी जाती हैं, जबकि कुछ रेखाएं मिलकर अलग अलग आकृतियां बनाती हैं, जैसे त्रिकोण, चतुर्भुज और सर्पिल। इनके अलावा यहाँ जानवरों और पौधों की आकृतियां भी हैं, जैसे बंदर, मकड़ी, छिपकली, फूल और पेड़। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये रेखाएं किसने और क्यों बनाई? माना जाता है कि नाज़का संस्कृति के लोगों ने
जो इस इलाके में 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक रहा करते थे, इन रेखाओं को बनाया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि नाज़का रेखाएं धार्मिक महत्व रखती थीं। शायद ये देवी देवताओं को खुश करने के लिए बनाई गई थीं या फिर धार्मिक कामों का हिस्सा थीं। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि ये रेखाएं खगोलीय कैलेंडर का हिस्सा थीं, जिनका इस्तेमाल मौसम के बदलाव और तारों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता था। एक और दिलचस्प मत ये है कि नाज़का रेखाएं एलियंस द्वारा बनाई गई थीं। कुछ लोगों का मानना है कि ये रेखाएं एलियंस के लिए संदेश या लैंडिंग स्ट्रिप्स थीं। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। चैप्टर 4 टाइटल गीजा के पिरामिड, प्राचीन इंजीनियरिंग का शिखर मिस्र, फिरौन, पिरामिड। ये तीन शब्द एक साथ आते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है, रहस्य और भव्यता से भरी हुई। गीजा के पिरामिड, जो मिस्र के गीजा शहर के पास स्थित हैं, प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक हैं और मानव सभ्यता की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है। इन पिरामिड्सों को मिस्र के चौथे राजवंश के दौरान लगभग 2580 से 2560 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है गीजा का महान पिरामिड, जो फिरौन खूह के लिए बनाया गया था। यह पिरामिड लगभग 481 फीट ऊंचा है और 30 लाख से ज्यादा स्टोन्सों से बना है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2 से 30 टन के बीच है। लेकिन इस अद्भुत रचना के पीछे का रहस्य आज भी अनसुलझा है। आखिर इतने विशाल स्टोन्सों को कैसे काटा गया, कैसे ढोया गया और कैसे इतनी सटीकता के साथ एक के ऊपर एक रखा गया? कुछ लोगों का मानना है कि यह काम हजारों गुलामों द्वारा किया गया था, लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चला है कि पिरामिड्सों का निर्माण कुशल कारीगरों और मजदूरों द्वारा किया गया था, जिन्हें उनके काम के लिए पैसे दिए जाते थे। पिरामिड्सों के निर्माण का उद्देश्य भी बहस का विषय है। हालांकि यह माना जाता है कि इन्हें फिरौन के मकबरे के रूप में बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये धार्मिक स्थल, खगोलीय वेधशालाएं या यहाँ तक कि ऊर्जा के स्रोत भी थे। गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता की ग्रेटता और रहस्य का प्रतीक हैं। ये आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर हमारे पूर्वजों ने इतनी उन्नत तकनीक और ज्ञान कैसे हासिल किया होगा। चैप्टर 5 टाइटल ईस्टर आइलैंड की मोआई मूर्तियां। विशालकाय मूर्तियों का रहस्य। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित ईस्टर आइलैंड, जिसे रापा नुई भी कहा जाता है, अपनी रहस्यमय मोआई मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ये विशालकाय मूर्तियां, जो ज्वालामुखी चट्टानों से तराशी गई हैं, हमें उस सभ्यता की याद दिलाती हैं जो सदियों पहले यहाँ फली फूली थी। ईस्टर आइलैंड पर लगभग 900 मोआई मूर्तियां हैं, जिनकी ऊंचाई 2 से 33 फीट तक है और वजन 3 से 82 टन तक है। इन मूर्तियों में से मोर्तर राणो रारकू नामक एक बुझे हुए ज्वालामुखी के गड्ढे से तराशी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मूर्तियां किसने बनाई और क्यों? माना जाता है कि रापा नुई के मूल निवासी, जो पॉलिनेशियन मूल के थे, ने 13वीं शताब्दी के आसपास इन मूर्तियों का निर्माण शुरू किया था। हालांकि मूर्तियों के निर्माण का उद्देश्य अभी भी बहस का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि मोआई मूर्तियां उनके पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें देवताओं से जोड़ती हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्तियां कबीलों के बीच इज्जत और ताकत का प्रतीक थीं। लेकिन मोआई मूर्तियों का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। ये विशालकाय मूर्तियां जिस जगह पर खड़ी हैं, वहां से मीलों दूर राणो रारकू ज्वालामुखी स्थित है। तो आखिर इन्हें वहां से कैसे लाया गया होगा? कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें लकड़ी के लट्ठों और रस्सियों की मदद से घसीटा गया होगा, जबकि कुछ का कहना है कि इन्हें खड़ा करके लुढ़काया गया होगा। हालांकि इतने विशालकाय मूर्तियों को इतनी दूर तक ले जाना निश्चित रूप से एक असाधारण उपलब्धि रही होगी। चैप्टर 6 टाइटल पुमापुंकु के रहस्यमयी पत्थर लेजर तकनीक से भी पहले। बोलिविया के अल्टीप्लानिया पठार पर स्थित पुमापुंकु एक ऐसा स्थान है जो इतिहास और पुरातत्वविदों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। यहाँ विशालकाय स्टोन्सों से बनी एक रहस्यमयी संरचना है जो अपनी सटीकता और जटिलता के लिए जानी जाती है। पुमापुंकु के स्टोन्सों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी आधुनिक मशीन से काटा और तराशा गया हो। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि पुमापुंकु का निर्माण 1500 साल से भी पहले हुआ था, जब धातु के औजार और पहिए का इस क्षेत्र में कोई अस्तित्व नहीं था। तो आखिर प्राचीन लोग इतने विशाल स्टोन्सों को कैसे काट और तराश पाए होंगे?
कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने ऐसा करने के लिए तांबे के औजारों और रेत के घर्षण का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इतनी सटीकता और जटिलता के साथ ऐसा करना लगभग असंभव प्रतीत होता है। पुमापुंकु के स्टोन्सों में कुछ ऐसे छेद भी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें ड्रिल मशीन से बनाया गया हो, लेकिन उस समय ड्रिल मशीन जैसी कोई चीज थी ही नहीं। तो आखिर ये छेद कैसे बने? कुछ लोगों का मानना है कि पुमापुंकु का निर्माण एलियंस द्वारा किया गया था या फिर किसी ऐसी उन्नत सभ्यता द्वारा जिसके बारे में हमें आज तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। पुमापुंकु का रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं। चीन के शानक्सी प्रांत में स्थित शियान शहर के पास स्थित है टेराकोटा आर्मी म्यूजियम, जहां मिट्टी के बने हजारों योद्धाओं की एक विशाल सेना सदियों से चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की रक्षा कर रही है। यह सेना शायद ही कभी युद्ध में लड़ी होगी, लेकिन इसने दुनिया भर के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान और मंत्रमुग्ध कर दिया है। टेराकोटा आर्मी की खोज 1974 में स्थानीय किसानों द्वारा की गई थी, जब वे कुआं खोद रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें मिट्टी के बने कुछ टुकड़े मिले, जो बाद में टेराकोटा योद्धाओं के अंग निकले। उसके बाद से लेकर अब तक पुरातत्वविदों ने लगभग 8000 टेराकोटा योद्धाओं, 130 रथों और 520 घोड़ों की खुदाई की है, जो 3 विशाल गड्ढों में रखे हैं। हर एक योद्धा अलग है, जिसके चेहरे की अलग अलग विशेषताएं, केश विन्यास और वर्दी है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट किन शी हुआंग ने अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी रक्षा के लिए इस विशाल सेना का निर्माण करवाया था। टेराकोटा आर्मी का निर्माण 246 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 38 साल लगे थे। इस विशाल परियोजना में लगभग 70 लाख कारीगरों, मजदूरों और सैनिकों ने काम किया था। टेराकोटा आर्मी न केवल प्राचीन चीन की सैन्य शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उस समय की कला और शिल्प कौशल का भी अद्भुत नमूना है। यह सेना आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे पूर्वजों ने इतनी उन्नत तकनीक और कला कैसे सीखी होगी। इंडिया या सब कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य में अरब सागर के नीले पानी में डूबी हुई है एक प्राचीन नगरी, जिसे द्वारका के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत और भागवत पुराण में द्वारका का वर्णन भगवान श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में किया गया है। कथाओं के अनुसार द्वारका एक समृद्ध और शक्तिशाली नगरी थी, जिसे श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। हालांकि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई और ये हमेशा के लिए गायब हो गई। सदियों से द्वारका को एक कहानी माना जाता रहा है, लेकिन 1980 के दशक में इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे खुदाई शुरू की और उन्हें कुछ ऐसे अवशेष मिले जो इस प्राचीन नगरी के होने की पुष्टि करते हैं। समुद्र के नीचे से मिली इमारतों में दीवारें, खंबे और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जो लगभग 3200 साल पुराने हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि द्वारका वास्तव में एक समृद्ध और उन्नत नगरी थी। द्वारका की खोज ने न केवल हिंदू धर्म ग्रंथों को सही साबित किया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि भारत में एक उन्नत समुद्री सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी थी। इतिहास की किताबों में हमें अक्सर यही बताया जाता है कि बिजली की खोज 18वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन इराक में बगदाद के पास खुजूत राबू के खंडहरों से मिली एक रहस्यमयी वस्तु, जिसे बगदाद बैटरी के नाम से जाना जाता है, इस धारणा को गलत साबित करती है। बगदाद बैटरी एक मिट्टी के बर्तन जैसी दिखती है, जिसके अंदर एक तांबे की चादर से बना एक बेलन और एक लोहे की छड़ होती है। इस बर्तन के ऊपर एक डामर का ढक्कन होता है, जिससे लोहे की छड़ और तांबे के बेलन को बाहर निटाइमसा जा सकता है। इस वस्तु की खोज 1936 में जर्मन पुरातत्वविद विल्हेल्म कोनिग ने की थी। कोनिग का मानना था कि यह एक प्राचीन बैटरी हो सकती है, क्योंकि इसकी बनावट आधुनिक बैटरियों से मिलती जुलती है। कुछ प्रयोगों में बगदाद बैटरी की नकल बनाने पर पाया गया है कि ये वस्तुएं वास्तव में बिजली का उत्पादन कर सकती हैं, हालांकि यह उत्पादन बहुत कम होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 2000 साल पहले रहने वाले लोग बिजली का क्या करते होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि बगदाद बैटरी का इस्तेमाल धातु पर परत चढ़ाने, चिकित्सा या धार्मिक कामों में किया जाता होगा। हालांकि इसके कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं। बगदाद बैटरी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह वस्तु हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्राचीन काल में हमें झांत तकनीक से कहीं अधिक उन्नत तकनीक मौजूद थी।
ठूसतों, इतिहास, रहस्यों और अजीब बातों से भरा पड़ा है। हमने जिन रहस्यों की जांच की है वे तो बस एक नजर है उन अनगिनत पहेलियों की जो अभी भी अनसुलझी हैं। दुनिया भर में बिखरे हुए प्राचीन खंडहर, रहस्यमयी चीजें और अजीबोगरीब घटनाएं हमें बार बार ये याद दिलाती हैं कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। क्या कभी उन लोगों के दिमाग में झांका जा सकता है जिन्होंने स्टोनहेंज जैसी विशाल संरचनाओं का निर्माण किया था या नाज़का रेगिस्तान में विशाल आकृतियां बनाई थी? क्या हम कभी उन टेक्नोलॉजियों को पूरी तरह समझ पाएंगे जिनका उपयोग करके मिस्र के पिरामिड्सों या पूमा पुंकू के स्टोन्सों का निर्माण किया गया था? हर नई पुरातात्विक खोज और वैज्ञानिक सफलता के साथ हमारे अतीत से जुड़े कुछ और रहस्यों से पर्दा उठता है, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल भी उठते हैं जो हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहे, लेकिन इन रहस्यों का होना मानव जिज्ञासा और कल्पना शक्ति के लिए एक वरदान है। ये रहस्य हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने अतीत के बारे में और अधिक जानें, सवाल पूछते रहें और नई खोजें करते रहें। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन खंडहर या रहस्यमयी वस्तु के बारे में पढ़ें या देखें, तो एक क्षण रुककर सोचें, इसके पीछे की कहानी क्या है? कौन जानता है, हो सकता है कि आप ही उस रहस्य को सुलझाने वाले अगले व्यक्ति हों। दोस्तों, ये थे इतिहास के कुछ सबसे बड़े रहस्य। इन रहस्यों ने सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को उलझन में डाला है। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और रहस्यमय है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ये साफ है कि प्राचीन सभ्यताएं अत्यधिक उन्नत थीं, लेकिन हम अभी तक उनकी पूरी समझ तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजियां थीं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है? उन्होंने इतने विशाल और जटिल ढांचों का निर्माण कैसे किया? इन सवालों के जवाब शायद इतिहास में ही कहीं छिपे हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ हो सकता है कि भविष्य में इन रहस्यों का कुछ हिस्सा सुलझ सके, लेकिन तब तक ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक पहेली बने रहेंगे। तो आइए हम अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें, खोज करते रहें और जानने की कोशिश करते रहें कि हम कहां से आए हैं और हमारी दुनिया कैसे बनी।